With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कश्मीरा संखे है और इस साल के यूपीएससी 2022 की जो एग्जामिनेशन हुई उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 और महाराष्ट्र में टॉप रैंक आया है। मैंने मेरी स्कूलिंग वगैरह और मेरा जो एजुकेशन है वो मुंबई से किया है क्योंकि मैं थाने में रहती हूँ और मैंने 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BDS में, मतलब बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई। और 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तब से मैंने ये जर्नी फॉर्मल साइंस में स्टार्ट की। जब मैं छोटी थी तब मेरे जो मम्मी पापा है वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते थे किरण बेदी मैडम के या विश्वास सांगरे पाटिल सर के, वो मुझे पढ़ के दिखाते थे। तो वहीं से कहीं मेरी इंस्पिरेशन एक स्टार्ट हो गई थी कि मैं आगे जाके सिविल सर्विस की तरफ मुड़ूं। मेरी मम्मी जो है वो निसर्गोपचार प्रैक्टिशनर है, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर, और मेरे पापा है वो प्राइवेट सेक्टर में एक ऑयल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है। तो जैसे मेरी जर्नी इस प्रकार से चालू हुई थी और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था, तो उसका कारण जो है वो मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तब मुझे ये समझा कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने यूपीएससी के जो गाइड मार्क्स है, जो गाइडलाइंस है, वो फॉलो नहीं किए थे जैसे दिए गए हैं उस हिसाब से। और ऑल्दो मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरी पढ़ाई थोड़ी ऑफ ट्रैक जा रही थी, तो मैंने उस प्रकार से कोर्स करेक्शन किया और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा कुछ ही मार्क्स से रह गया। तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो तब मुझे समझा कि कुछ क्वेश्चंस थे एग्जाम में 2021 के जो मुझे आ रहे थे लेकिन कहीं पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर प्रिपरेशन थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे और कम अटेम्प्ट की वजह से मेरा वो नहीं हो पाया था। तो जब मेरा यूपीएससी 2022 का जो एग्ज़ाम आया, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो तब मैंने 22 मंथ्स की पढ़ाई की थी। उसके पहले मैंने एक ब्रेक लिया था और मैं एक डायलेमा में थी कि मैं ये बार का अटेम्प्ट दूँ कि नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी 2 महीने हैं तो 2 महीने में करो या मरो, उस हिसाब से मैंने मेरी तैयारी चालू की और मैंने बहुत सारे रिविजन्स किए। मेरा सोर्स मटेरियल उतना ही था जितना मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के वक्त था, सिर्फ डायरेक्शन अच्छी हो गई थी। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स और स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल किया था। तो प्रीलिम्स एक ऐसी लेवल है कि जो 2 घंटे में आपने जितनी भी मेहनत की हो पूरे साल भर, वो बस 2 घंटे में जज की जाती है। तो प्रीलिम भी अगर ना निकल पाए किसी कैंडिडेट्स का तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रीलिम्स थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आता है जैसे हमने 2023 के प्रीलिम्स में भी देखा। बस अपनी जो प्रेपरेशन है वो एकदम सही रखनी है, बेसिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है एंड कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। तो जैसे मैं करंट अफेयर्स के लिए पिछले जो 18 महीने हैं, मतलब जिस टाइम पे प्रीलिम्स है उसके पहले के 18 महीने का मैं जो करंट अफेयर्स कुछ मैगजीन्स आते हैं वो पढ़ के मैं रिवाइज करती थी। उसके अलावा जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इसके लिए वो मैं उतने ही कम सोर्सेस लेकिन बार बार रिवाइज करते रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि इवन इफ मुझे किधर एलिमिनेट करने ना आए तो भी मैं वो क्वेश्चन को टैकल कर सकती थी बिकॉज मैंने नॉलेज बेस उतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था और मैंने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर दिए थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है वो थोड़ा और अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। एलिमिनेशन की जो हम टेक्निक बहुत इस्तेमाल करते थे उसका भी अभी फ़ायदा इतना नहीं हो पा रहा है।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जो बेस नॉलेज है वो पक्का करिए, वो अच्छा करिए, ताकि आप एलिमिनेशन पे ही ना रिलाई करके आप अपने नॉलेज बेस पे भी रिलाई कर सकें। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मैंने देखा कि मेंस में क्या पूछा जाता है और मेंस का क्या सिलेबस रहता है, तो मैंने पहले तो क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है 2013 से लेके 2021 तक, वो एक बार रिविज़िट किए। तो जैसे थीम वाइज हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गई, या फिर गवर्नेंस, पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, ऐसे मैंने थीम वाइज किस थीम पे या किस टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने एक बार ट्रेंड देख लिया। और उसके बाद मैंने सारे जो PYQs है 2013 से लेके 2021 तक, वो मैंने डेली लिखना चालू कर दिया। तो जैसे मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चंस लिखती थी, कि किसी दिन मैं 15 क्वेश्चंस भी लिखती थी, और मैंने उनको एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट होना चाहिए इस हिसाब से लिखती थी। तो जैसे 10 मार्कर्स होते थे, उनको मैं करीबन 6 मिनट्स 50 सेकेंड्स टू 7 मिनट्स ऐसा अलॉट करती थी, और अगर 15 मार्कर्स हैं तो उनको मैं 10 मिनट्स अलॉट करती थी। और जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी तब मैं देखती थी कि मेरा इसी टाइम लिमिट में हो रहा है कि नहीं। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे जो क्वेश्चंस आए 2022 के मेंस में, वो कुछ सिमिलर भी क्वेश्चंस आए, PYQs कुछ रिपीट हुए, तो मुझे वहाँ पे हेल्प हुआ। और सेकेंडली क्योंकि मैंने टाइम लिमिट लगा के मैंने प्रैक्टिस किया था, तो मेरा पेपर भी सारा पेपर मेरा टाइम पे कंप्लीट हो पाया। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जो भी ऐसे रहे या GS 1 2 3 4 एंथ्रो वगैरह जो भी है, मैंने सारे कंप्लीट किए। एंड ये हुआ क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ लगाए थे। मैंने विजन के टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, और उनकी टेस्ट सीरीज़ भी मैं टोटल कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा अलग था। तो जैसे जो मैंने अनअटेम्प्टेड मेरे पेपर्स थे या क्वेश्चन पेपर्स थे, उनके मैंने आंसर कीज़ जो है वो एक बार पढ़ लिए थे एग्ज़ाम में जाने के पहले। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि मोर देन गेटिंग इवेल्युएटेड दी आंसर्स बाय समवन एल्स, आप जब सेल्फ इवेल्युएट करते हो, जब आप PYQs लिखते हो, और ऑनलाइन तो जो मॉडल आंसर्स है वो अवेलेबल होते हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ अवेलेबल होते हैं, उन्होंने भी ये प्रैक्टिस की होती है। तो आप जब इससे कंपेयर करते हो अपना आंसर, तब आप एक सेल्फ इवेल्युएट करके आप खुद पे फोकस अच्छा करते हो। तो इससे मुझे ये हेल्प हुई थी। और इसके अलावा मैंने जो GS के पेपर्स हैं, उसमें जहाँ पे भी मुझे रेलेवेंट लगे वहाँ मैंने डायग्राम्स निकाले। GS 3 में मैंने रेलेवेंट जो डेटा है, जो डायग्रामेटिक डेटा है, जैसे पाई चार्ट्स हो गए या बार ग्राफ्स ऐसे कुछ हो गए, वो मैंने कलेक्ट करके एक बुकलेट में उनको लिस्ट डाउन कर दिया था, और एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले मैं एक बार वो देख लेती थी। इसी तरह GS 2 में केस लॉज हमें साइट करने पड़ते हैं, तो केस लॉज के लिए भी मैंने एक अलग से बुकलेट बनाई थी, और उसमें मैंने जैसे टॉपिक वाइज कि गवर्नर है तो गवर्नर रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस आए हैं, या डेथ पेनल्टी है उससे रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं, ये मैंने एक बार रिविज़िट किया था। इसके अलावा मैंने जो ऐसे है उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं फ़िलोसॉफिकल ऐसे ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि उसमें आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप कोई भी एस्पेक्ट वहाँ लेके आके उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहता था ऐसे का, कि जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ स्टोरी से स्टार्ट कर दी, कि जैसे कुछ मैंने जो बुक्स पढ़े हैं या कोई फेमस पर्सनालिटीज़ है उनकी कोई लाइफ इंस्टेंस, जैसे सुधा मूर्ति मैम, वॉरेन बुफे, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ की स्टोरीज़ में साइट करती थी। उसके बाद मैं जो बॉडी है ऐसे का, उसमें मैं फॉर ऐसे, मतलब जो ऐसे का टॉपिक है उसके फॉर में लिखती थी, और एक ऐसा एस्पेक्ट भी डालती थी कि जो वो ऐसे को काउंटर भी कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि जो शिप इज़ सेफ इन हार्बर बट दैट इज़ नॉट व्हाट अ शिप इज़ मेंट फॉर, ये वाला जो टॉपिक था, उसमें मैंने पहला जो पार्ट है बॉडी का, उसमें मैंने लिखा था कि शिप इज़ सेफ इन हार्बर, लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर भी जाना चाहिए। तो जैसे मैंने उसमें हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कोविड का एंगल, ये सब डाल के मैंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया था। और साथ ही मैंने जो सेकंड एंगल डाला था
वो था कि वाइल वी आर टेकिंग रिस्क्स एंड गेटिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हम एक कॉशन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने जो सेकंड पार्ट है ऐसे का वो लिखा था। और कंक्लूजन एकदम फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जैसे मैंने इंडिया के लिए जो विज़न है हमारा अभी कि विज़न 2047 कि जब इंडिया 100 इयर्स का हो रहा है, हमें आज़ादी मिलके जब 100 इयर्स हो रहे हैं, जो हम बोलते हैं कि आज़ादी का अमृत काल, तो मैंने ऐसे लिखा था कि हमें भी एज अ नेशन ऐसे थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। हम भी एज अ यूथ हमने ऐसे कुछ काम करने चाहिए या स्टार्टअप्स वगैरह में जाना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह से इंडिया विल बिकम अमृत भूमि बाय 2047। तो आप जब ऐसा विजन रखते हो तब कहीं तो वो एग्जामिनर्स को भी रियलाइज़ होता है कि आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, आप जस्टिफाइड है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि मेंस आंसर राइटिंग में ये नहीं देखा जाता। इनफैक्ट ये हर लेवल ऑफ यूपीएससी में एग्जामिनर्स देखते हैं कि आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो है कि नहीं। उसी के साथ जो ऐसे में हम पहले स्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे को एक फ्लो देता है और कहीं पे ब्रेक ही नहीं लगता है ऐसे, मतलब कोहेरेंस रहता है ऐसे में, एक फ्लो रहता है और ऐसा लगता है कि आपने प्री प्लान किया हुआ है। कभी अगर आपने ऐसे बिना सोचे स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में आपको लगा अरे ये रहना लिख गया या वो लिखना रह गया सॉरी, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ जाके फिर से कटिंग करते हैं और फिर से लिखते हैं। सो दैट पुट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर, क्योंकि उनको ये देख के आता है कि आपने ये प्री प्लान नहीं किया था, आपने बाद में सोचा। सो दे थिंक दैट इट्स नॉट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो यही मैं कहूँगी कि जो भी जीएस या ऐसे के पेपर्स है उसमें ओवर राइटिंग या कटिंग्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें थे जो मैंने फॉलो किए थे ऐसे के लिए। और उसी के साथ कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश जो अपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसे के लिए। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश जो है वो बेसिक लेवल की आपको आनी चाहिए और ग्रामर अच्छा होना चाहिए बेसिक लेवल का। तो अगर आपका बेसिक लेवल ग्रामर और वोकेबलरी ठीक है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो इंग्लिश में आप अच्छे नहीं हैं इसलिए ऐसे में नहीं मार्क्स आ सकते। ये एक बैगेज है माइंड पे, ये रखना नहीं है। एंड कमिंग टू बैगेज, तो जैसे मेंस का जब भी पेपर होता था तब मैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तब मैं बैठ के एक बार मेरे नर्वसनेस को काम डाउन करने के लिए पूरे क्लास में एक बार ऐसे सबको देखती थी और सोचती थी कि आज सबका पेपर अच्छा गया है और सबका कंप्लीट हो गया पेपर और सब सिलेक्ट हो गया, ऐसा मैं सोचती थी। तो ये जब मैं सोचती थी तब मुझे ऑटोमेटिकली काम डाउन होने होता था और फिर मैं दिमाग में मेरा रिविज़न करती थी जो भी नेक्स्ट पेपर है उसका। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, पेपर ख़त्म होने के बाद पेन डाउन तो थिंकिंग स्टॉप, मतलब उस पेपर का जो थिंकिंग है वो मैं वहाँ पे स्टॉप कर देती थी। तो जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल से निकलती थी, कुछ कैंडिडेट्स जो है वो शेयर करते हैं कि कैसा गया पेपर, ये छूट गया या इस क्वेश्चन में ये लिखना था, ये लिखा क्या, या ऐसे कुछ। तो वो सुन के क्या होता है कि नेक्स्ट पेपर में अपने को वो अफेक्ट होने होता है। तो मैं जैसे मेरे ईयर्स को पूरा ब्लॉक कर देती थी और मैं इमीडिएटली एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती थी, क्योंकि 2 घंटे में नेक्स्ट पेपर होता था। तो ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं है कि पिछला पेपर कैसा गया। मेरी मम्मी जो है मुझे पूछती थी एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद कि कैसा था पेपर, तो मैं बोलती थी 10 दिन बाद ही पूछना सब पेपर होने के बाद, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। सो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बैगेज है पास्ट परफॉर्मेंस का या पास्ट पेपर का, वो अगले पेपर पे कैरी नहीं करना है। अगले पेपर को ब्रॉड मेंटालिटी से लेना है और ब्रॉड मेंटालिटी से पेपर देने जाना है। जो पिछला कैसा परफॉर्मेंस हुआ, क्या हुआ, वो नहीं देखना है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी में यूज़ करूँगी कि क्रिकेट में जैसे हर ओवर का जो बॉल है वो अलग होता है और वो बैट्समैन पे होता है कि हर बॉल पे कितने रन्स आ रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि जो बॉल है वो पेपर है और आप बैट्समैन हैं और हर बॉल को आप अलग वे में लीजिए और ओपन मेंटालिटी से लीजिए, तो ज़रूर ही आपका मेंस अच्छा हो जाएगा। मेंस का एक मैंने ये नोटिस किया कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, इट इज़ अनलाइक प्रीलिम्स कि आप 3 घंटे में बस GS1, 3 घंटे में बस GS2, तो बहुत फोकस्ड होता है और जो पूछा जाता है वो भी काफ़ी हद तक
कंपेयर टू प्रीलिम्स लिमिटेड होता है, तो स्कोर करने का अच्छा चांस है प्रोवाइडेड आप मेहनत करें। मेरा ऑप्शनल जो था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था है इनफैक्ट कि जो ह्यूमंस के हर एस्पेक्ट पे फोकस करता है। तो उसका जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट था वो मेरे लिए ऑलरेडी मैंने किया हुआ था। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी बिकॉज़ मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। लेकिन जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट था वो मेरे लिए नया था, इट वाज न्यू फॉर मी, और वो थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ साइड का था। तो मैंने आई वाज नॉट एक्सपोज टू दैट वर्ल्ड, तो मैंने उसके लिए कोचिंग लगाई थी। लेकिन जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो कोचिंग थी वो मेरा एक फाउंडेशन मतलब बेस बन गया, और उसके ऊपर मैंने जो है वो बिल्ड करते गई मैं। तो जैसे मैंने न्यूज़पेपर्स में कुछ अपडेट्स आते थे या कुछ न्यूज़ आते थे कि कहीं पर कुछ एक्सकवेशन साइट में कुछ मिला है, या फिर कुछ इंडिया के ट्राइबल्स रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होता था, कुछ न्यूज़ होती थी, वो मैं अपने एक नोट्स में अपडेट करती थी। तो उससे मैंने क्या किया कि जो PYQs हैं एंथ्रोपोलॉजी के, वो मैंने एक बार लिख के निकाले थे, और फिर उसमें मैं आंसर को एनरिच करने कुछ नए और डायनामिक एग्जाम्पल्स डालती थी। तो इस हिसाब से मेरा एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 1 था उसमें मुझे 153 के आसपास का स्कोर है, और एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में 130s में मेरा स्कोर आया है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए। मैंने हर बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी के जो आंसर्स लिखे, मैंने आई थिंक 2 या 3 बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी के सारे आंसर्स रीराइट किए, और हर टाइम मैं उसको कंडेंस करके और कंसाइज और छोटा कर रही थी। एंड फाइनली जो मेरे नोट्स थे वो एकदम स्ट्रक्चर के फॉर्म में थे कि रिवीजन के लिए मुझे क्विकली वो मेरा रिवाइज हो जाए। तो वैसे मैंने किया था, एंड आई थिंक ये सारे ऑप्शंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक छोटे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्ड नोट्स अगर हम बना के रखें और उसमें से पढ़ें इमीडिएटली, तो एक फ्रेश रहता है कंटेंट, एंड समवेयर योर स्ट्रक्चर, द वे you're structuring the answer matters a lot. कंटेंट ऑल्सो मैटर्स, लेकिन कंटेंट से ज़्यादा आपने वो कंटेंट किस वे में प्रेजेंट किया है, किस स्ट्रक्चर में, किस फ्लो में प्रेजेंट किया है, प्लस उसको डेप्थ है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शनल आपके वॉल्यूशन का सब्जेक्ट होता है, तो उसमें डेप्थ है कि नहीं, ये एग्जामिनर्स को देखना होता है। तो इंटरव्यू या जो पर्सनालिटी टेस्ट हम बोलते हैं वो बेसिकली पर्सनालिटी की टेस्ट होती है, नॉलेज की टेस्ट नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती हो देन इट्स मोर देन वेलकम दैट आप बहुत ऑनेस्टली और हम्बली बोल दें कि आई एम सॉरी सर और आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर। आइदर आप ये बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि आई डोंट नो बट आई ट्राई टू फाइंड आउट। तो ये भी आप बता सकते हैं कि आप में कैसी एक लर्निंग एबिलिटी या एक कुछ नया सीखने का जुनून है, ये आप उसमें से दर्शाते हैं। सेकेंडली पर्सनालिटी, आपको आपकी बेस्ट पर्सनालिटी वहाँ पे दिखानी है। तो अगेन ऑनेस्टी, ये तो बेस्ट पॉलिसी है इंटरव्यू के लिए, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, और उसी के साथ एक चीयरफुल एटीट्यूड एंड एक चीयरफुल अप्रोच अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंस। तो जब बोर्ड मेंबर्स या पैनल मेंबर्स जो होते हैं वो किसी बार आपको समझो ग्रिल मोड में चले गए या आपको थोड़ा प्रोवोक करने लगे, ऐसा आपको लगे, तो उसको नेगेटिव लाइट में नहीं लेना है। वो आपके दुश्मन नहीं है, इफ़ एनीथिंग वो आपके लिए आपके वेल विशर्स हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर यू। आप वो देखना चाहते हैं कि कल को समझो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको किसी मॉब को फेस करना पड़े, तो आप फेस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप पैनिक कर रहे हैं या आप चीयरफुली हैंडल कर पा रहे हैं लोगों को या मॉब को, तो वो देखना चाहते हैं। सो इंटरव्यू के वक्त चीयरफुल रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। मैंने भी यही किया था कि मैं एक सोचे गई थी कि जिस एनर्जी और जिस स्माइलिंग फेस से मैं अंदर जाऊँ, उसी एनर्जी और स्माइलिंग फेस से मैं बाहर निकलूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो गई या कुछ, मैं वो एनर्जी लेवल मेंटेन रखूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ मुझे क्या क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं या दैट आर बीइंग थ्रोन एट मी। तो मेरा वैसे था। एक मेरा जो स्कोर है इंटरव्यू का वो थोड़ा सा कम है, और इस पे भी मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, ये क्यों हो सकता है, तो इस बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि मेरे इंटरव्यू के वक्त एक मोमेंट आया था कि जब उन्होंने मुझे एक ओपिनियन के लिए पूछा था, और मैंने बहुत डिप्लोमेटिकली उसको आंसर करते हुए वो ओपिनियन नहीं दिया था,
और उन्होंने 2-3 बार मुझे प्रेस किया ओपिनियन देने, बट फिर भी मैंने नहीं दिया। एंड वो एज़ ही मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे ओपिनियन दे देना चाहिए था। तो ये जो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे वो आपका ओपिनियन मांगे, 1-2 बार आपको प्रेस करे, तो एक डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करके ओपिनियन दे सकते हैं। तो जैसे इन माय केस उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी जो स्कूलिंग है वो एक बोर्ड से हुई है, और जो आपका हायर एजुकेशन है वो कोई और बोर्ड से हुई है, तो आप कौन सा बोर्ड सजेस्ट करेंगे? और मैंने ऐसे आंसर किया था कि मैं इस बोर्ड से आई हूँ, तो मुझे इसी बोर्ड का ज़्यादा नॉलेज है। दूसरे बोर्ड्स का जो स्टेट बोर्ड वगैरह है उनका मुझे इतना नॉलेज नहीं है एडिक्वेट, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। बट उसके बियॉन्ड जाके अगर मैं ये बोलती कि ऑल्दो मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जिस बोर्ड से किया है, पढ़ाई की है, वो अच्छा बोर्ड है, तो मैं उसके लिए वाउच कर सकती हूँ। अगर मैं ये बोलती तो शायद मेरा परफॉर्मेंस है जो इंटरव्यू में था वो थोड़ा बेटर हो जाता। तो ये मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ओपिनियन जहाँ पे भी आपका मांगे तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहने का ट्राई नहीं करना है। एक थोड़ा मध्य मार्ग, जो पाथ ऑफ मॉडरेशन है, जो गौतम बुद्ध भी बताते थे, उस हिसाब से ही हमें चलना है। हर क्वेश्चन को कुछ एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हुए एक मिडिल पाथ पे ही रहना है। तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और अंदर जाते समय एक नर्वसनेस होती है, एक डर रहता है कि इतने सीनियर लेवल के सारे ऑफिसर्स हैं, एंड उनका कलेक्टिवली जो एक्सपीरियंस है वो आप पकड़ लो 150 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर 30 एवरेज अगर हम एक्सपीरियंस ईयर्स ले तो, एंड हम जो है एकदम ही न्यूबी है, तो इंटिमिडेट होने होता है। लेकिन मैं क्या करती थी कि वहाँ अंदर जाने के पहले मैं सोचती थी कि ये मेरे नाना नानी दादा दादी इस प्रकार से हैं, ये कुछ मेरे से दुश्मनी नहीं रख रहे हैं, तो हम नाना नानी या दादा दादी को कैसे सम्मान देते हैं लेकिन उनसे डरते नहीं हैं, उस हिसाब से ही मैंने अप्रोच रखा था मेरा, उस हिसाब से ही मैं उनको देख रही थी। तो मेरा कहीं तो वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से मेरा अच्छा गया था। एक ओवरऑल जो माइंडसेट होता है कैंडिडेट्स का या एस्पिरेंट्स का, वो कैसे होना चाहिए इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तब आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, लेकिन सिर्फ डिसअपॉइंटेड ना होते हुए मैंने एक इंट्रोस्पेक्शन चालू किया था कि क्यों मेरा नहीं हो पाया है। तो बेसिकली कोर्स करेक्शन मैंने किया। उसी के साथ मैंने एक फ़ोटो निकाली मेरी मम्मी के साथ कि मम्मी मुझे पेड़ा खिला रही है, कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, अच्छा रिज़ल्ट आया है और मम्मी मुझे पेड़ा खिला रही है। ऐसा मैंने एक फ़ोटो ले लिया था और वो फ़ोटो मैं हर वक्त मेरे आँखों के सामने रखती थी प्रेपरेशन के वक्त। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो बेसिकली मुझे जो बनना है, मुझे जो आगे लाइफ में होना है और मेरे जो गोल्स हैं वो मैं विजुअलाइज़ करती थी, और उससे मैं अफर्मेशंस रखती थी कि 2022 में मैं आईएएस ऑफिसर हो गई। तो उसी तरह से जो मैंने इतने बार वो अफर्मेशंस दिए कि कहीं तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क इन दैट सेंस। मुझे ऐसे लोग मिलते गए, ऐसे मेंटर्स मिलते गए जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी में उस दिशा में हेल्प की। तो मुझे ये आपको कहना है कि कभी भी हमें जब डाउट्स आते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन, यूपीएससी का थोड़ा अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और नहीं होने पर डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जो बाकी के लोग होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, और काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता कि कितना टफ़ एग्ज़ाम है, तो उनको लगता है कि ऐसे कैसे नहीं हुआ। बट एज़ फेलो एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स हमें पता होता है कि कितना टफ़ होता है, और ऐसे टाइम पे कुछ सेल्फ डाउट्स आते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं, और समझो प्रीलिम्स हो गया तो उसके आगे के जो लेवल्स है उसमें निकलेगा कि नहीं, तो ये डाउट्स आते रहते हैं। बट ऐसे टाइम पे मैं अगेन जैसे मैंने वो फ़ोटो निकाला था, तो वो फ़ोटो के सामने जाके मैं खुद को फिर से अफर्मेशन देती थी, पॉजिटिवली सोचती थी कि मेरा हो गया है। ऐसे ही मैं बोलती थी कि मेरा हो गया है, इसीलिए जिन्होंने भी मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है उनके मैं बहुत आभार हूँ। मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती थी। तो एक चीज़ एक और है कि ग्रैटिट्यूड, आप जो भी कर रहे हैं और आपकी जर्नी में जिसने भी थोड़ी भी मदद की हो आपकी, उन सब के लिए भर भर के ग्रैटिट्यूड बोलना है। मैं हमेशा ये करती थी। तो उससे भी कैसा रहता है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव हो जाता है, एंड इन जनरल हम एक बेटर ह्यूमन में शेप होते हैं। एंड इफ़ यू आर शेपिंग इनटू अ बेटर ह्यूमन,
तो ऑटोमेटिकली वो यूपीएससी में सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है और वो इंटरव्यू वगैरह के वक्त दिख के आता है। तो ये इस तरह से मैंने ग्रैटिट्यूड भी रखा था, और साथ ही साथ मैं एक सबके लिए सुपर पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहती थी कि सबका हो गया है और सब आईएएस ऑफिसर हो गए हैं। 2022 में सबका हो गया है क्लियर। हर एग्ज़ाम हॉल में, इंटरव्यू हॉल में मैं सबको देख के एक बार यही सोचती थी कि आज सबका हो गया है। तो जब आप सबके लिए मांगते हैं तो आप सब में आप भी आते हैं। तो यही सोच के मैं वो करती थी, और उससे, जैसे मैं आगे भी बताऊंगी, उससे मुझे एक्चुअली काम डाउन होने होता था। मेरी जो नर्वसनेस है वो अंदर आ जाती थी एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। तो आप भी ये करें। और बहुत बार हमें ऐसे होता है कि आजू बाजू की तरफ देखते हैं हम, किसका कितना हुआ, कितने रिविजन्स हुए, या किसका निकला किसका नहीं निकला, हम कंपेयर करने लग जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, सेल्फ पे फोकस करें। किसी और को कुछ कम रिविजन्स में उनकी पढ़ाई होती होगी या उनका क्लियर होता होगा, तो वो सब देखते नहीं रहना है या उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आपको अपने बारे में देखना है। सो यू शुड बी योर प्रायोरिटी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। तो आप जब अपने पास देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो आपको समझेगा कि आपको कितने रिविजन्स की ज़रूरत है, या आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी या पावर कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। तब आप उस पर वर्क करके आप आगे जा सकते हैं। सो अगेन, आजू बाजू की तरफ किसने कितना किया, किसका क्या हुआ, ये ना देखते हुए अपने आप पे फोकस करके, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ पे फोकस करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट। और आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ चीज़ होगी जो मैं बता रही हूँ, कि सोशल मीडिया से मैंने पर्सनली दूरी बना के रखी थी। यूट्यूब पे मैं एक्टिव थी, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप एक ही यूपीएससी रिलेटेड अगर कंटेंट देखो तो उसी रिलेटेड आपको फीड में सजेशंस आएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, ये मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था 3 साल से। और मैंने जब देखा कि मुझे एडिक्ट होने हो रहा है सोशल मीडिया से, तब मैंने खुद को एक्चुअली ये पूछा था कि मेरा जो फ्यूचर होगा, या 2-3 साल में मैं क्या कर रही हूँ या क्या बनूंगी, और इन टर्न मैं जो बनूंगी उससे मेरे देश को कैसा फ़ायदा होगा या नहीं होगा फ़ायदा। ये मैं एक सोशल मीडिया की कंपनी को डिसाइड नहीं करने दे सकती कि मेरा फ्यूचर और मेरे देश का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये जब मैंने खुद को बोला, तो लॉजिकली मुझे लगा कि सोशल मीडिया से स्पेशली अगर मुझे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हो तो दूरी बनानी चाहिए। तो वो मैंने किया था। हाँ, अगर आपको पढ़ाई में कहीं हेल्प हो रही हो यूट्यूब वगैरह में, तो वो करें, दैट इज़ ऑल राइट। गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल है। आप कोई भी एक टॉपिक डालें, उसके आगे यूपीएससी डाल दें, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के वो उनके टॉपिक्स उन्होंने जो लिखे होते हैं वो आते हैं। आप उसमें से कोई भी एक पढ़ के यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो इस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कि मेरी मेंटालिटी, स्टेट ऑफ माइंड भी कैसे थी, और मेरा जो अभ्यास, जो पढ़ाई करने की टेक्निक थी वो कैसे थी। तो आप अगर ये करें तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। और कोचिंग मैंने पर्सनली नहीं ली थी, बिकॉज आई बिलीव मोर इन सेल्फ स्टडी। मुझे उसमें ज़्यादा फेथ है, और कोचिंग करना ही चाहिए, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली कोई एक टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा हो या बहुत अलग हो आपने जो किया है उससे, जैसे मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली आप लीजिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। गाइडेंस प्रोग्राम्स, मेंटोर्स अगर आपके होंगे, पर्सनली अगर आप किसी को कांटेक्ट कर पाए, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट कोचिंग की ही ज़रूरत ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको कभी भी हेल्प लगे तो मैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अभी अवेलेबल हूँ। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, तो वहाँ पे आप जाके मेरे नोट्स या एक्सेस कर सकते हैं, मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच।